काफी सारे लोग यूट्यूब पे यही कमेंट करते रहते हैं कि सर आपको कैसे मिला, आपको कहाँ से पता चला और हम कैसे माने। ठीक है तो यार ये आरटीआई वाला पेपर है। अगर वैसे तो तुम लोगों ने सबने देखा ही होगा, पहले देखा हुआ है ना, अभी क्लास में लगभग सभी लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, आरटीआई डालो तो उसमें थोड़ा समय लगता है, 5-6 महीने का टाइम लगता है आने में, लेकिन आ जाता है पेपर। ये वही वाला पेपर है। ठीक है, तो चलो अब ये पेपर करना स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहा है इफ अ सेट हैज m एलिमेंट्स एंड द सेट b हैज n एलिमेंट्स। ठीक है, हमने क्या किया, पेपर में से क्रॉप करके क्वेश्चन उठा करके यहां पे डाल दिया है सब कुछ। वो बोल रहा है कि एक सेट है a जिसमें m एलिमेंट है, दूसरा सेट है b जिसमें n एलिमेंट्स है। तो मैंने लिख दिया a1 a2 a3 से लेकर के am, और यहां लिख दिया b1 b2 b3 से लेकर के bn। देन द नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a टू b, a से b में नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने हो सकते हैं? 2 पावर mn माइनस 1। क्यों? क्योंकि भाई देखो रिलेशन कैसे बनते हैं, आप बोलोगे a क्रॉस b जो होता है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आएंगे? एलिमेंट्स इन a क्रॉस b वो कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे m इंटू n, क्योंकि भाई यहां पे सबके पास n चॉइस है, तो m इंटू n एलिमेंट्स आ गए। अब जो रिलेशंस बनते हैं, वो कैसे होते हैं? वो इन्हीं का सबसेट होता है। जो एक a क्रॉस b का सेट बनेगा ना, a क्रॉस b का सेट ऐसा बन रहा होगा, ध्यान से देखना, a1 b1 फिर a1 b2 a1 b3 से लेकर के a1 bn, फिर ऐसे ही a2 b1 ऐसे करके बनेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो टोटल m इंटू। अब इसमें से जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उतने रिलेशन बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? 2 पावर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, तो m इंटू n एलिमेंट्स है, तो ये हो गया। और वो क्या बोल रहा है कि हमें नॉन एम्प्टी रिलेशन चाहिए, तो मतलब हमें -1 करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। सबको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी आसान सा क्वेश्चन है, और हम लोगों ने अभी फंक्शन में कुछ दिन पहले जिसने भी फंक्शन का क्लास किया होगा उसने ऐसा क्वेश्चन किया होगा। इवन अभी एम बैच में भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे भी मैंने सेम चीज करवाई थी। यहां पे लिखा हुआ है fx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और पूछ रहा है फंक्शन ऑफ x। तो भाई जब हम, जैसे मान लो लिखा है fx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो जब हम f ऑफ fx निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? x की जगह fx डाल दिया, तो यहां पे भी क्या करोगे? fx प्लस 1 अपॉन fx माइनस 1, और fx का वैल्यू क्या है? वो है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 करोगे, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 करोगे। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या रहा होगा? x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, और इधर क्या होगा? x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। डिनोमिनेटर तो दोनों का कैंसिल होने वाला है, यहां से ये 1 कैंसिल और यहां से x कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? x1। ये तुम्हें याद रख लेना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ये सभी लोगों को याद रख लेना चाहिए कि ये फंक्शन और इसका रेसिप्रोकल दोनों का f ऑफ x निकालोगे तो हमेशा x ही आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे एक्चुअल में ना बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन ना आ गया। कौन सा वाला? डी ऑप्शन। इवन फंक्शन दिया है ना, तो 2 टाइम्स 0 टू एफ एक्स dx हो जाएगा। मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन इसीलिए एकदम लास्ट में एक बार और पढ़ाता हूं हर बार। उसका रीजन ये है कि आप एग्जाम तक जाते जाते इसको ना भूलो। अगर आपको प्रॉपर्टी याद रहेगी तो ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इन लोगों ने कैसा लिखा हुआ है वो देखो। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब है, वो एक्स प्लस 3 होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 होल क्यूब। और वो बोल रहा है कि बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर है, क्यूबिक है, रेसिप्रोकल है, क्वाड्रेटिक है। लोगों को क्लियरली देख करके लगता है कि ये क्यूबिक है, लेकिन ये क्यूबिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक है। कैसे क्वाड्रेटिक है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ,
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर आप देखोगे तो ये x कैंसिल हो गया, तो बाहर तो बचा 6 और अंदर 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री है, तो क्या आएगा 2 डिग्री। 2 डिग्री है तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है अगर देखा जाए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, लेकिन वो किस फॉर्म में पूछा गया तुम्हें समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे फटाफट। गलत कहां होता है, लोग ये देखते हैं अच्छा क्यूबिक लिखे हुए हैं तो सीधे क्यूबिक पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्यूबिक नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन का तुम ही लोग बता दो मुझे देख करके। स्केलर प्रोडक्ट, अभी हम लोगों ने वेक्टर किया है और मैंने स्केलर प्रोडक्ट कराया था, तो मैंने बोला था कि ध्यान से करना क्वेश्चन कैसे आते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, भाई 5 3 15 -4 -21, आंसर क्या आ जाएगा -10। डॉट प्रोडक्ट सबको पता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अच्छा कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यहां पे कहीं लैम्डा डाल देगा और बोलेगा कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, वेक्टर प्रोडक्ट में कराया था मैंने ये, लेकिन ध्यान से देखो पहले क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज वन डायगोनल इज दिस एंड वन साइड इज दिस। एक डायगोनल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है, तो आप क्या करोगे, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, उसका एक डायगोनल दिया हुआ है, मान लो ये था ओ ए बी सी, तो ये ओ ए साइड जो दी हुई है वो है 3i प्लस जे माइनस के, और एक डायगोनल दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस 2 के, तो ये दो चीजें दी हुई। डायगोनल में साइड माइनस करके दूसरी साइड निकालेंगे, और फिर क्यों करें हम वो सब। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्राइंगल का एरिया तो आप दो साइड से भी निकाल सकते हो ना, और अगर इस ट्राइंगल का एरिया आ गया तो डबल कर दो तो पैरेललोग्राम का आ जाएगा, तो हम वो तीसरी साइड निकालने जाएंगे ही नहीं, ठीक है, हम यहीं से ही क्रॉस प्रोडक्ट मारेंगे। अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना होता तो क्या था, हाफ इंटू दिस क्रॉस दिस, ठीक है। अगर मुझे पैरेललोग्राम का निकालना है, अभी मान लो ये ए क्रॉस बी आ रहा था, तो अब ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, मतलब आप इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, ये हो गया आई जे के, ये आया 2 1 -2 एंड 3 1 -1, निकालो फटाफट निकालो और बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी सब लोग शुरू हो जाओ। जल्दी से निकालो इसका आंसर, बी ऑप्शन। हो गया, ऑप्शन ए। ए ऑप्शन कैसे आ रहा है, ये तो जो आपने निकाला, मुझे इसका मॉड निकालना है, मुझे इसका मॉड निकालना है, तो √18 आएगा। √18 का मतलब क्या हो गया, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, ओके। यहां देखो, अब यार देखो ये क्वेश्चन जो है, मैं तुम लोगों को बार बार बोलते रहता हूं ग्राफ पढ़ा करो, ग्राफ पढ़ा करो, ग्राफ पढ़ोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सी पीछे वाले का नहीं यार, क्यों 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना, ये आ गया ना ए क्रॉस बी। नहीं बेटा, मैंने डायरेक्टली ये निकाला, ट्राइंगल का निकालता तो ये निकालता,
अरे यार समझ में आ गया ना। अब ये है क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो वैसे तो यहां पे इसको लिखना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा भी एक फंक्शन होता है, जैसे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वैसे ही स्मॉलेस्ट, ग्राफ पूरा एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा शिफ्टेड होता है। और ये फंक्शन का ग्राफ सभी लोगों को पता है, स्टेप फंक्शन होता है। ये फंक्शन कैसा होता है? मैनी वन फंक्शन होता है। ग्राफ अगर पता है तो क्वेश्चन खत्म, ग्राफ नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ग्राफ मैंने पहले ही बताए हुए हैं। अगर ग्राफ गो थ्रू नहीं किए, भाई यूट्यूब पे भी मैंने डाल रखा है ग्राफ का वीडियो, तुम्हारे पे तो पड़ा ही पड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार ग्राफ वाले वीडियोस देख लेना जाकर के, उसमें अपने आप पता चल जाएगा। तो ब्लैंक पेज आ गया यार। हाँ ये क्वेश्चन अपने पास एक, ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन भी यार मैंने तुम लोगों को ना पहले करवाया हुआ था, और मैंने ऐसा बोला था कि फंक्शन में ही कराया था। फंक्शन में मैंने बोला था कि वो क्या करता है, सिग्नम फंक्शन को कभी कभी चेंज कर देता है, या कभी कभी सिग्नम फंक्शन ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे उसने फंक्शन अलग तरीके का डाला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर x नेगेटिव हुआ तो इसको फॉलो करेगा। अब देखो अगर x नेगेटिव है तो तुम ध्यान से देखो, यहां पे रखोगे -x, भाई नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा, -x अपॉन मॉड ऑफ -x इज x। ये x ऐसे भी कर सकते हो कि x का वैल्यू रखा -1, तो -1 अपॉन मॉड ऑफ -1 इज +1। तो बेसिकली ये तो -1 आ ही रहा है, और ये भी -1 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी -1 आ रहा है, और लेस देन 0 के लिए भी -1 आ रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये तो ऑलवेज -1 हो गया ना ग्राफ। ये ग्राफ कैसा हो गया, ऑलवेज -1। बस लिखने का अजीब सा तरीका उसने डाला था। तो वो बोल रहा है कि द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f इज गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूअस। तो सबके लिए कंटिन्यूअस है, पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन के लिए फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। कहीं पे ब्रेक होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे LHL RHL लगाने की भी जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाओगे क्वेश्चन वहीं के वहीं खत्म। इसीलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 2-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यार ये वाला AC क्यों नहीं ऑन है और वो वाला ऑन है। एक बार ये दोबारा बताना, ये जो ग्राफ के ऊपर लिखा है। हाँ एक्चुअली क्या हुआ है, यहां पे ध्यान से देखो, इसने लिखा हुआ था x अपॉन मॉड x। आप x का कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल करके देख लो। आपने x की जगह पर -x डाला, तो नीचे जब मॉड ऑफ -x डालोगे तो वो तो +x ही आ जाएगा ना। या ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो x का वैल्यू डाल दो -2 डालोगे ऊपर, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -2 इज +2, तो कैंसिल आउट होकर के क्या आ रहा होगा, -1। अब x लेस देन 0 के लिए भी डेफिनेशन क्या आ रही है, -1, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी डेफिनेशन क्या आ रही है, -1। तो x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डेफिनेशन क्या आ रही है, -1। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा -1 वाला ग्राफ अपना, पूरा कंटिन्यूअस, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। खत्म। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड। नाउ अब देखो यहां पे मैंने तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पुराने वाले बैच में करवा दिया था, नए वाले बैच में भी एक बार और करवाऊंगा फिर से मैं, लेकिन ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और ये नंबर कैसा है, ये है -√3 + i। अगर तुम इसको बनाओगे, सॉरी इस नंबर को अगर तुम ड्रॉ करोगे यहां पे, तो तुम्हें कैसा दिख रहा होगा, -√3 यहां पे दिख रहा होगा, दिस इज -√3 प्लस i तुम्हें यहां जा रहा होगा, यानी 1 यूनिट ये गया। अगर आप ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लो थीटा, तो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, दैट विल बी π - थीटा। और ये थीटा बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। tan थीटा क्या आ रहा होगा यहां से, 1/√3। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, π/6। तो जब यहां डालोगे π - π/6 तो दैट विल बी व्हाट, 5π/6। खत्म। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है, ये समझ लो, वो होता है -π से +π। ठीक है। तो अगर आप इधर जा रहे होगे तो कैसी वैल्यू लोगे, नेगेटिव में। थर्ड में आ रहा होगा तो हम यहां से नेगेटिव जाकर के लेंगे, फोर्थ में आ रहा होगा तो नेगेटिव लेंगे, फर्स्ट सेकंड में आ रहा होगा तो पॉजिटिव लेंगे। अभी समझ में आ रहा है? अगर यही क्वेश्चन होता -√3 - i, तो वो थर्ड में आ जाता। तो आप क्या लिखते हैं इसके लिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z -π + π/6।
माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, तो वो क्या हो जाता माइनस 5 पाई बाय 6 इसके लिए। बेटा -√3 प्लस आई है ना, ये मैं -√3 माइनस आई की वैल्यू बता रहा हूं। भाई देख, फिर अगर -√3 यहां होता, दिस इज -√3, और माइनस आई कहां आता, यहां पे आता, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये लाइन तूने ड्रॉ कर दी। अगर प्रिंसिपल नहीं निकालना होता तो तुम पाई प्लस पाई बाय 6 भी कर सकते थे, लेकिन प्रिंसिपल निकालना तो तुम क्या बोलोगे, माइनस पाई प्लस पाई बाय 6। आई बात समझ में? फर्स्ट और सेकंड में जाओगे तो पॉजिटिव ही ले लो, थर्ड और फोर्थ में जाओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? देन अब देखो, ये अभी जैसे प्रोबेबिलिटी में एक बार और पढ़ाने वाला हूं और एक आध बार में छोटे छोटे पार्ट बता भी चुका हूं, तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसकी कंडीशन होती है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। जिन लोगों ने भी इसके लिए एंग्लो के लिए प्रिपरेशन करी होगी उनको भी पता होगा कि ये चीज होती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एलपीपी। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना, सारे के सारे, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी आते हैं, डाइट प्रॉब्लम भी आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आते हैं। जिसने भी 12th का एग्जाम दिया उन्होंने सबने देखा हुआ ये ऑल ऑफ दिस। अब तुम खुद सोच करके देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगने वाला है। मैं जो बोलता हूं कि 200 में से 50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आप देख करके टिक कर दोगे, ये वही है। अभी तक तुम्हें दिख ही गए होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं, अभी और भी दिख जाएंगे इसमें। अब जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, मैंने बोला था आईटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर बार पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल क्वालिटी सॉरी प्रॉपर्टी है इसकी, tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 5। यहां से tan इनवर्स और tan नहीं कैंसिल किया जा सकता क्योंकि उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2। ये तो उसमें लाई कर ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो अंदर लिखा होता है ये, इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो 3π/5 को लिखा जा सकता है π-2π/5। जब आप यहां पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan π माइनस थीटा इज -tan थीटा। अब tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो हम उसको एज इट इज बाहर निकाल देते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ tan 2π/5। अभी से tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट कर दो, तुम हटा सकते हो। ये कैंसिल आउट करने, वैसे तो कैंसिल आउट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको हटा सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, ओनली 2π/5 क्योंकि रेंज में आ रहा है। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, -2π/5। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 में मैंने बताई थी, नहीं इवन 6 में बताई थी शायद ये। तो वहां पे आता है ये प्रॉपर्टी, अच्छी तरीके से याद रखना। इस पे हर बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। -3π/5 नहीं बेटा, -2π/5। -2, किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हर बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे मैं सोच रहा था कि प्रोबेबिलिटी कराऊंगा तब करवा दूंगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पहले ही सामने आ गया तो कर लेते हैं। इसको बोला जाता है रैंडम वेरिएबल, और इन रैंडम वेरिएबल की ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं P1 P2। आनंद अपना माइक म्यूट करो यार। ये प्रोबेबिलिटीज है P1 P2 P3 P4 ये होती है, ठीक है। अब यहां पे फंडा होता क्या है, फंडा ये होता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इन सभी प्रोबेबिलिटीज का समेशन क्या आना चाहिए, 1। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर में तो k है और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, ऐड करो इन सबको 32। तो k का आंसर क्या आ गया, 32। क्लियर है ये? अब ये क्वेश्चन करने में तुम्हें कितना ही टाइम लगने वाला है। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी जब पहले पढ़ाया था तब मैंने करवा दिया था, अभी एक बार और बता दूंगा मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार और रिवाइज करवाऊंगा यार मैं, तब मैं इसको बता दूंगा। यहां पे है, क्योंकि नए वाले बैच में नहीं कराया ना मैंने, अभी आरबी में नहीं करवाया, मैं एक बार और करवाऊंगा। यहां पे ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो वो पूछ रहा है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी
क्या प्रॉपर्टी थी कि एक प्रॉपर्टी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। यहां से आप 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 1 प्लस ओमेगा की जगह आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 तो आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 7। माइनस का पावर 7 तो माइनस ही रहेगा, 2 का पावर 7 आ गया और ओमेगा का पावर क्या आ गया 14। फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि ओमेगा पावर 3 के क्या होता है 1, ओमेगा पावर 3 के प्लस 1 क्या होता है ओमेगा, और ओमेगा पावर 3 के प्लस 2 क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे माइनस, अच्छा 2 पावर 7 कितना आएगा 128 और ये ओमेगा पावर 14 क्या दिख रहा है, ये तो ओमेगा पावर 12 प्लस 2 दिख रहा है, यानी 3 के प्लस 2 दिख रहा है, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इट विल बी -1। हाँ क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी का क्यूब रूट। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे x क्यूब इक्वल टू 1 को, तो यहां से जो 3 रूट आते हैं वो आते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अभी करवा दूंगा दोबारा से, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ये वैसे शायद बोर्ड से हटा दिया गया था तो इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं था लास्ट ईयर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ गया। तभी मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि जब तुम लोग बार बार मुझे बोलते ना कि सर वो बोर्ड के पोर्शन में से नहीं है, कट कर दिया था, तो ये आएगा। यस, इन लोगों को कोई होश नहीं रहता कि क्या कट कर दिया था, ये कहीं से भी कॉपी करके डाल देते हैं। तो तुम तैयार रहो, आसान क्वेश्चन आएगा हर जगह से। लेकिन सत्यदेव शांत हो जाए यार, तेरी आवाज यहां तक आ रही है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमने कल ही किया है, सबको याद होगा ये वाला क्वेश्चन। मैंने बोला था कि e पावर माइनस एक्स को उधर ले जाओ और उसके बाद डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएशन करो कि क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। याद है ना सबको? चलो ये देखते हैं। अब ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। मतलब 2 डाइस हैं, 2 पासे, उनको रोल किया गया। अगर उनको रोल करोगे तो उनके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे 36। सबको समझ में आ रहा है ये? क्योंकि वो 1 1 1 2 1 3 इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब वो बोल रहा है कि जो दोनों ही हैं, दोनों के ऊपर क्या आ रहा है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है 2, और अगर उसको दोनों पे 2 2 चाहिए तो ये तो एक यूनिक केस बन गया। अगर उसने केवल इवन नंबर पूछा होता तो हमारे पास कुछ अलग केसेस बनते, लेकिन वो बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों के ऊपर क्या आना चाहिए 2 और 2। तो अब ये तो एक ही केस बना, तो हमारे पास जो फेवरेबल इवेंट के लिए फेवरेबल केसेस है वो क्या है 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36, खत्म। यस, गुड। नाउ अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है कि बहुत बार जो लैंग्वेज दी होती है ना हमें वो पकड़नी पड़ती है। यहां पे क्या दिया हुआ है कि पी ए दिया हुआ है 0.8, पी बी दिया हुआ है 0.5 और पी ऑफ बी गिवन ए भी दिया हुआ है। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, ये होता है। और वो हमसे ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। भाई देखो ये तो तुम्हें दिया हुआ था, ये कितना दिया 0.4, और पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए पूछा जा रहा है, और पी ऑफ ए उसने दिया हुआ है 0.8, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.32, दैट इज पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। आंसर आ गया। अब बहुत लोग बोलते हैं सर ये पी भी दिया था, इसका क्या यूज है? कुछ नहीं है, टाइम पास कर रहा है वो, फालतू में दिया हुआ है। इतने से ही आंसर आ जाएगा। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन खत्म। ओके, नाउ और देखो कितने बेसिक फॉर्मूले आ रहे हैं यार। यहां दिया हुआ है पी ए पी बी पी ऑफ ए यूनियन बी, और पूछ रहा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सभी लोगों को पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है पी ए
प्लस PB। अब क्या हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर नहीं निकाल सकते? निकाल दो जल्दी से। यहां लिखा हुआ है 7/11, यहां लिखा है 6/11, यहां लिखा है 5/11 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। आंसर इज 4/11। देखो कैलकुलेशन भी करने की जरूरत पड़ नहीं रही है, आप बैठे बैठे आराम से निकाल पा रहे हो। 4/11 क्लियर है सबको ये? चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। जब मैंने वेक्टर करवाया था तुम लोगों को, तो वहां पे मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी जिसका नाम था लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, याद है? वहां पे मैंने बोला था कि मॉड ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर होता है इसमें लोगों को मार वार भी पड़ी थी अच्छी खासी, क्लास में डंडे डंडे पड़े थे। अब यही क्वेश्चन आ गया आपके सामने, यहां पे रखना है 4 का स्क्वायर 16, मॉड ऑफ A स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ B स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और A डॉट B दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, वहां ले जाओ तो कितना हो जाएगा 20, खत्म। इसमें करना क्या था बताओ? अगर आइडेंटिटी पता, मैं बार बार बोलते रहता हूं ना फॉर्मूले रिवाइज करो, ये आइडेंटिटी अगर आपको पता है, याद है आपको, तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है। और अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो फिर तो मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। जिनका थोड़ा बहुत दिमाग चलता है वो 1 मिनट में खत्म कर लेंगे, और जिनका दिमाग नहीं चलता उनके लिए तो ये जेई का क्वेश्चन है। कई बार बच्चे IMU का पेपर देने के बाद आकर के मुझे बताते हैं सर इस बार जेई का पेपर आया था, वो यही क्वेश्चन देख रहे होते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला याद होता नहीं है। चलो पीछे चलते हैं यार। अब देखो ये क्वेश्चन, वैसे ये मैंने कल ही कराया था क्लास में, सभी लोगों को याद होगा। ऑर्डर एंड डिग्री, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, होल स्क्वायर करोगे, क्वेश्चन खत्म। याद आ रहा है? कल ही करवाया था ये वाला। अच्छा ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, अब ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, और डिटरमिनेंट भी दिया हुआ है वहां पे, डिटरमिनेंट ऑफ A इज 2, और वो बोल रहा है ये समझना, ये लिखा हुआ 2 टाइम्स A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। A ट्रांसपोज है, AT का मतलब A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज और कॉलम्स बदल जाते हैं, लेकिन उससे डिटरमिनेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे 2 मल्टीप्लाइड है, तो जब डिटरमिनेंट के बाहर आएगा तो 2 पावर 4 आएगा, क्योंकि समझना जब आप मैट्रिक्स से निकालते हो तो हर एक एलिमेंट से निकाला जाता है, लेकिन जब डिटरमिनेंट से निकालते हो तो एक एक रो से निकालना पड़ता है, और यहां पे 4 रोज है तो हर एक से आएगा तो क्या आ जाएगा 2 पावर 4 डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, तो ये आएगा 2 पावर 4। अब डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ A, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, और डिटरमिनेंट ऑफ A कितना था 2, तो ये आ गया 2 पावर 5। क्लियर है ये सभी लोगों को? अगर नहीं भी क्लियर होगा तो अभी मैं मैट्रिक्स तुम्हें पढ़ाऊंगा, एक बार सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो गो थ्रू करवाऊंगा। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मैंने कुछ एक बचा रखे थे लास्ट में पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं पहले पढ़ा देता हूं तो यहां तक आते आते सब भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं लास्ट में एक बार गो थ्रू करवाता हूं ये सारे के सारे टॉपिक्स, ताकि आपको याद रहे। नाउ यार ये क्वेश्चन तो मतलब क्वेश्चन है ही नहीं, आंसर 7 है, वैसे क्वेश्चन हेवन है एकदम, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन है जो देखते ही साथ फटाक से होता है, ज्यादा में टाइम लगाना ही नहीं पड़ता। ये वाला क्वेश्चन देखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स आया था, कल ही कराया था ये क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड था, याद है ना? एक्स को उधर ले गया था, dx को ले गया था, और करके बताया था मैंने। अगर नहीं भी याद आ रहा तो फिर से एक बार बता देता हूं, y dy ओवर dx को यहीं रखा था और इसको किया था c माइनस एक्स, तो y dy इधर आया, फिर c माइनस एक्स यहां गया और dx लगाया। अब इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दोगे तो दिस विल बी y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू cx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। अब ये टर्म्स वहां पे लेकर के जाओगे तो ये क्या आ जाएगा? फैमिली ऑफ सर्कल्स।
अगर आपको सर्कल की कंडीशन याद नहीं है तो मैं अभी फिर से एक बार बता देता हूं। जनरल, बहुत बार ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है। जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। एक आध क्वेश्चन हो सकता है अभी आगे तुम्हें इसी में ही मिल जाए। वो बोलेगा कि ये अगर सर्कल रिप्रेजेंट करता है तो सर्कल के लिए इसकी कंडीशन क्या होती है कि a इक्वल टू बी होना चाहिए एंड h इक्वल टू 0। a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू 0, ठीक है। और पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए इसकी कंडीशन अलग होती है। वो क्या होती है, एक टर्म आता है डेल्टा, वो क्या होता है ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये होना चाहिए नॉन जीरो, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा नॉन जीरो। अब डेल्टा नॉन जीरो के बाद क्या होता है, अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो ये क्या आता है, याद है किसी को? 3 केस बनते हैं, एक एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी और एक एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। यहां से आता है पैराबोला, वो है हाइपरबोला, और ये है एलिप्स। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाएगा, अभी तक तो पूछा ही जा रहा है। तो ये कंडीशन याद, वैसे मैं एक बार अभी इसको भी रिकॉल कराऊंगा तो याद करवा दो, तुम्हें याद हो जाएगी, नहीं होगी तो मार खा करके याद कर ही लोगे तुम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो मैंने क्लास में ही करवाया था तुम्हें, अभी इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कराया था। इसको स्प्लिट करो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो आ जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना। नहीं, tan x प्लस कॉट एक्स, सॉरी, tan x प्लस कॉट एक्स, सी आंसर नहीं आएगा, tan x प्लस कॉट एक्स आएगा, क्योंकि माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। ये क्वेश्चन देखो यार, ये तो मैंने, मतलब इनमें से कई क्वेश्चन मैंने वैसे YouTube के वो कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल रखे हैं, और ये मैंने बताया था, वहां पे भी बड़ा डिस्कशन चल रहा था इसके ऊपर। तो मैंने भी बताया था कि इमेजिनरी नंबर जहां पे आई आ जाता है उनमें कंपैरिजन नहीं किया जाता, दिस इज मीनिंगलेस। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ग्रेटर देन और लेस देन कभी नहीं होता, वहां पे ग्रेटर देन और लेस देन कभी नहीं होता, हाँ है, यहां पे ग्रेटर देन लेस देन कभी नहीं होता। इक्वलिटी तो हो सकती है, इक्वलिटी पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत बार ऐसा होगा कि आपसे, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है यहां पे भी पूछ ले, वो ऐसा लिखा होगा x1 प्लस आई वाई वन इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। अगर इक्वलिटी पूछ रहा है तो हम बोल देते हैं कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए, और दोनों कंपल्सरीली, मतलब इंटरसेक्शन, ये वाला केस हो सकता है। लेकिन कभी भी इनइक्वालिटी यहां पे वैलिड नहीं होती है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब यार ये क्वेश्चन देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर हम P ऑफ A गिवन B का फॉर्मूला बनाते हैं तो ये आता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो यहां से अगर आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालोगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, P ऑफ A गिवन B इंटू PB। देखो ये आ रहा है, नहीं आ रहा है? और अगर P ऑफ B गिवन A होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P A। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहां पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं आ रहा है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस है यार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही लगाना है। 2 क्वेश्चन आ गए इसी के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर ही। अब यहां चलते हैं, देखो ये बोल रहा है कि Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज 0। Z1 प्लस Z2 इज 0। देखो आर्ग्यूमेंट 0 किसका होता है? अगर हम ऐसे नंबर देखें
कि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो वो जो नंबर होगा जिसका आर्ग्यूमेंट 0 है वो ऑफ कोर्स वो कहां पे लाई करना चाहिए, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, क्योंकि नंबर इसके अलावा कहीं और आ गया तो यहां पे आर्ग्यूमेंट 0 थोड़ी ना होगा, एंगल बनेगा, और कहीं 0 नहीं होगा। 0 कहां पे होगा, जब ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि Z1 प्लस Z2 ये कैसा होना चाहिए, ये प्योरली रियल होना चाहिए, तभी इसका आर्ग्यूमेंट 0 हो सकता है। बोलो भाई यस और नो, है ना। दूसरा वो क्या बोल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज 0, यानी कि Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो सीधी सी बात है कि Z1 इंटू Z2 भी कैसा होना चाहिए, वो भी प्योरली रियल होना चाहिए, तभी तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा है। ये कंडीशन समझने में कोई डाउट हो तो मुझे बोल दो। अब तो वो बोल रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। भाई अगर देखो यहां पे देखते हैं, अगर Z1 इक्वल टू Z2 हो जाए, Z1 इक्वल टू Z2 हो जाए, तो क्या ये कंडीशन फॉलो होगी, नहीं हो सकती। मान लो मैंने Z1 को ले लिया 1 प्लस आई, तो Z2 भी होगा 1 प्लस आई, दोनों को ऐड करके क्या हमें प्योरली रियल नंबर मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अब दूसरा क्या बोल रहा है, Z1 इक्वल टू माइनस Z2 हो जाए। Z1 इक्वल टू माइनस Z2 का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने Z1 को लिया 1 प्लस आई, तो Z2 क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई। क्या यहां से कुछ हो सकता है, देखो एडिशन से तो प्योरली रियल आ सकता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से प्योरली रियल आएगा क्या, नहीं आ सकता। अब तीसरे में चलते, बोल रहा है Z1 इक्वल टू Z2 बार, यानी कि Z1 अगर आपने लिया 1 प्लस आई, तो Z2 Z2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस आई, ये आ जाएगा। अब आप यहां पे देखो Z1 प्लस Z2 भी रियल आ रहा है, Z1 इंटू Z2 भी रियल आ रहा है, मतलब कि ये जो कंडीशन आ रही है ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट आ रही है। वैसे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि अगर ऐसे नंबर है कि एक नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, जैसे सपोज करो एक नंबर है Z1 और एक नंबर है Z2। अब Z1 को आप क्या लिख सकते हो, Z2 बार, तो हमारे पास दो नंबर क्या है, Z2 एंड Z2, तो इनका एडिशन हमेशा कैसा होता है, प्योरली रियल, और इनका प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर हो जाता है, ये भी कैसा होता है, प्योरली रियल। तो जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी आप वहां से भी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो आप नंबर्स लेकर के भी इसको चेक कर सकते हो, यस और नो, ठीक है। वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने इसीलिए बचा रखा है कि एक बार और कराऊंगा तो तुम्हें ये सारी चीजें याद आ जाएंगी दोबारा से। जिन्होंने पहले से कर रखा है उनके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है ये। देन ये वाला क्वेश्चन कल ही करवाया था, जिसमें मैंने बोला था कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, बस cos x से मल्टीप्लाई करना है, sin x आ जाएगा आंसर। गुड, कल ही करवाया था क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन वो यार बहुत बार पूछता है, पता है, ये इसी तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। वो बोल रहा है ये नहीं इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, वो ऑर्डर क्या होगा। आप देखो यहां पे अगर ऑर्डर देखोगे, यहां पे पहले वाले का ऑर्डर है 1 इंटू 3, दूसरे वाले का है 3 इंटू 3, और तीसरे वाले का है 2 इंटू 3, सॉरी दूसरे वाले का है 3 इंटू 2, या दूसरे वाले का 3 इंटू 2 है। फाइनल आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी 1 इंटू 3, क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने क्या बोला, ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 इंटू 2, और इधर क्या है 2 इंटू 3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों हट जाएंगे और आंसर क्या आएगा 1 इंटू 3। ये बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ सोचना ही नहीं है, 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। इसके बाद देखो ये है क्वेश्चन, अभी मैं पीछे वो जो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री बता रहा था, ये वही है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 36y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा,
सर्कल तो चांस ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है क्या? सर्कल की कंडीशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहां पे सेम है क्या? नहीं है। अब या तो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री लगा लो, जो अब कंपैरिजन करो, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, वो सब करो। डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे और कुछ दिया नहीं, तो डेल्टा हम निकालेंगे भी नहीं। हमें क्या निकालना है कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है या नहीं है, ऐसे निकाल कर देख सकते हो। और अच्छी तरीके से देखना हो, देखो यहां से इन दोनों टर्म्स में से आप x कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी यहीं पे +1 -1 कर लिया। इन दोनों में से 9 कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस 4y, मैंने +4 -4 कर लिया, और ये 12 को ले आया मैं इधर। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है? 6 × x+1 का होल स्क्वायर -6, 9 × y - 2 का होल स्क्वायर -36, और ये 12 है। ये 36, 6, 12 सब एक साथ में आ जाएंगे। 36 + 6 कितना होता है? 42, तो ये कुछ 54 आ रहा होगा। अब आपको कितना दिख रहा है? 6 × x+1 का होल स्क्वायर प्लस 9 × y - 2 का होल स्क्वायर। 54 डिवाइड कर दो। ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है? और वो क्या होता है? वो होता है एलिप्स, शिफ्टेड फॉर्म ऑफ एलिप्स। या तो यहां से निकाल लो, और नहीं तो मैंने दूसरा कंडीशन बताया ही है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी वाला कंडीशन चेक करके देख लो। ओके यहां देखना, ऐसा क्वेश्चन 22 में भी आया था और 23 में भी आया, और ये पीएनसी का क्वेश्चन है। अब वो बोल क्या रहा है कि यहां पे मैट्रिसेस बनानी है 4x4 की। 4x4 का मतलब क्या हुआ? ये 4 बॉक्स, फिर ये 4 बॉक्स, यहां भी 4 बॉक्स और यहां भी 4 बॉक्स, और हर जगह हम क्या भर सकते हैं? 1 या 0। ये हो गया 2 2 2 2, तो कितना आ जाएगा? 2^16। एक लाइन में खत्म हो रहा है ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये देखते हैं, ये वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो sin π/3 को वहीं पड़ा रहने दो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस आ जाएगा। साइन इनवर्स हाफ होता है π/6, तो क्या आ गया? sin π/2 दैट इज 1। एक लाइन का क्वेश्चन है ये। प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन खत्म, प्रॉपर्टी नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, फिर ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉपर्टी पता होगी तो 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आईटीएफ मैंने सबकी क्लास में करवा दिया है, ठीक है ना? देन आप देखो यार, ये क्वेश्चन तो मतलब तुम लोग एक बार पढ़ लो, और ये 22 में भी आया था। ये सेम क्वेश्चन 22 में भी था, और यही सेम क्वेश्चन 23 में भी है। कॉन्सेंट्रिक क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना? अच्छा, अब ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है। ये क्वेश्चन जो है, ये बुलियन अलजेब्रा वाला जो क्वेश्चन है, बुलियन मैट्रिक्स वाला, ये तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। अब पता होता क्या है, ये बेचारे आईएमयू वालों को भी नहीं पता कि ये सिलेबस में है नहीं, और वो लोग मासूम है, जो पेपर बना रहा है वो मासूम है। अभी फिजिक्स के पेपर में मासूमियत तुम्हें अच्छी तरीके से पता चलेगी जब फिजिक्स का पेपर देखोगे। वो इतने मासूम है कि कभी कभी एक ही चैप्टर से पूरा पेपर बना देते हैं, भूल जाते हैं कि इसमें दूसरा भी डालना है, या 11th-12th का सिलेबस। फिजिक्स वाला तो उसमें जो है वो फिजिक्स वाला नहीं, इनके वाला फिजिक्स वाला जो फिजिक्स का पेपर बना रहा है, वो बहुत मासूम है। वो इतना मासूम है कि वो भूल जाता है कि मुझे और चैप्टर इंक्लूड भी करने हैं। वो देखता है 2-4 चैप्टर से एक वेबसाइट खोली, वहीं से क्वेश्चन उठाए, कॉपी कर दिए। कौन सा? हाँ, 22 क्वेश्चन अभी तुम लोग सॉल्व करोगे तो देखना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। अब जैसे उसने ये क्वेश्चन उठाया होगा, तो उसने क्या किया होगा कि उसने टाइप किया होगा गूगल पे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन मैट्रिक्स, खोल करके आगे 10 साइट क्लिक किया। मतलब अगर मैं तुम्हें लेजिट पेपर दिखाऊं ना, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कॉपी पेस्ट होता है, एक तो कॉपी पेस्ट होता है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये क्रॉप करके स्क्रीनशॉट उठा करके पेस्ट,
ऐसे है ये। तो अब होता क्या है कि अब तो खैर मिस्टेक्स बहुत कम होने लगी हैं। 2018 के टाइम पे तो मतलब मैंने खुद देखा था 200 में से कुछ नहीं तो 30 क्वेश्चन तो गलत थे जब आरटीआई डाल के पहली बार पेपर निकाला था। तो पहले तो ये हो जाता था कि मतलब कई बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनको खुद को नहीं पता, बच्चों को ही नहीं पता है। अभी तो क्या हो रहा है कि आप जैसे ये अभी तक तुमने देखा क्वेश्चन गलत नहीं है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक करने लगे। किससे? वेबसाइट से। उनको पता है कि वेबसाइट वाले सही डाल रहे हैं तो वहीं से उठा करके डाल दिए, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सिलेबस में नहीं है, किसी वेबसाइट पे पढ़ा होगा, उठा करके डाल दिया, उनको पता ही नहीं चल पाया कि सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी में भी नहीं है ये क्वेश्चन, उनको ये नहीं पता चलता। कौन सा? यहां पे? हाँ हाँ। बट देखो यहां पे क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूं। यहां पे क्या होना चाहिए कि अगर आप आरटीआई डालते हो, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, तो स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन उठाना चाहिए कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए 2-4 क्वेश्चन, पर कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता। 90% जनता को ये नहीं पता कि सिलेबस में है कि नहीं है। केवल जो पहले 200-400 बच्चे होते हैं उनको ही पता होता है कि अच्छा ये तो सिलेबस में नहीं था, बाकी सब सोच रहे थे यार जेई का क्वेश्चन आ गया फिर से। देखो विच वन इज नॉट ट्रू। अब तुम्हें पता है ये यहां से मुझे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन बनाया गया महाराष्ट्र में, ये जो पेपर बना है ये महाराष्ट्र के बंदों ने बनाया है, ये यहां से पता चल जाता है, क्योंकि ये है ही महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में, और किसी में है ही नहीं है। ये महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है। लॉजिकल है बहुत इजी, ये बिल्कुल सही बात है। लॉजिकल स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो बहुत आसान है, मतलब वो केवल डेफिनेशन और टर्म्स ही चल रहे होते हैं, वो एक लेक्चर में खत्म हो जाता है। मैं पढ़ा दूंगा, वो सिर्फ एक लेक्चर लगेगा, उसमें खत्म हो जाएगा ये। मैं इसीलिए हर बार ये एकदम एंड में जाकर के पढ़ाता हूं कि आप एकदम एंड में जाकर के पढ़ोगे, याद रहेगा और खत्म भी हो जाएगा। अब इसमें अगर देखोगे तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सारे के सारे मतलब ये ऊपर वाले सही है, यही गलत है। वो वही पूछ रहा है कि कौन सा वाला गलत है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा लास्ट में जाके, लेकिन ये भी देखा जाए तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी तो छोड़ो, बाकी किसी बोर्ड में भी नहीं है, केवल महाराष्ट्र बोर्ड में है ये। इसके बाद यहां पे आते हैं, अब वो बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू दीज 3 थिंग्स। ये है एकदम प्रॉपर एलपीपी का क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। देखो यहां पे आप क्या करोगे, सॉरी, ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। अगर किसी ने एलपीपी पढ़ी हुई है, x पॉजिटिव ये हो गया, y पॉजिटिव ये हो गया, x प्लस वाई माइनस 6 का लाइन ये है जो 6,0 और 0,6 से जा रहा है। आपको केवल ये 2 वैल्यू डाल करके देखनी है, इसमें कहां से मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी एक्सेप्ट कर लो। अगर आप ये डालोगे तो आएगा 36, ये डालोगे तो आएगा 18, तो 36 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इट। कंस्ट्रेंट में भी उसने केवल एक लाइन ही डाली और कुछ नहीं डाला। 2 कंस्ट्रेंट डाले होते तब भी सॉल्व करना पड़ता, कंस्ट्रेंट में भी एक लाइन है। एलपीपी तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देखी होगी यार, गुड। ये क्वेश्चन देखो यार, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। मैक्सिमम पूछा बेटा, मिनिमम नहीं, मिनिमम पूछेगा तो वो करना। ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब क्या बनेगा, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, खत्म। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ये मैंने 1/, क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में बताया था ना, परफेक्ट स्क्वायर कहां पे बनता है, कैसे बनता है, मार भी पड़ी थी इसके ऊपर, परफेक्ट स्क्वायर वाले के ऊपर। देखो जिनको मार पड़ी थी उनको तो याद होगा, जिनको नहीं पड़ी थी उनके चांसेस हैं कि शायद ना याद हो उनको। इसलिए क्लास में मार खाना भी समय समय पर जरूरी होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 3 पाई -3।
क्योंकि इन तीनों देखो cos इनवर्स x, मैंने रेंज डोमेन रेंज बताई थी, मैंने बोला था क्वेश्चन यूज होता है। cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है 0 से पाई, तो इसकी भी 0 से पाई, इसकी भी 0 से पाई। ये 3 पाई हो ही तब सकता है जब तीनों पाई 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 हो जाए, मतलब cos इनवर्स x भी क्या रहा हो पाई और cos इनवर्स y भी पाई, cos इनवर्स z भी पाई, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या हो गया यार, तो यहां पे क्या होगा x का वैल्यू आ जाएगा cos पाई, cos पाई इज व्हाट -1, तो y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा -1, z का वैल्यू भी क्या आ जाएगा -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। ये रेंज वाला क्वेश्चन है, रेंज से एक लाइन में ही खत्म होता है। ITF जिसने जिसने भी पढ़ा होगा उसको सबको पता होगा ये। इसके बाद ये है, देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स की खास बात होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, और यहां पे ऑर्डर वैसे ही 3 दे दिया तो ये जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और वो इसने बोला कि तो 16 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 4, खत्म। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म हो रहा है। देखो अभी शायद तुम्हें ये रियलाइजेशन हो रहे होंगे, मैं बार बार बोलते रहता हूं कि फॉर्मूला रिवाइज कर लो, दिन में 6-7 घंटे का टाइम लगा करके रिवाइज करो, बोरिंग लगेगा तब भी रिवाइज करो, क्योंकि ये जो 1 महीने का जो बोरिंग फेज निकलेगा ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। उसके आगे वाली जिंदगी काफी इंटरटेनिंग होगी, जेब में पैसे होंगे, उड़ा भी पा रहे होगे, घूम भी पा रहे होगे, और अगर इसमें एंटरटेन कर लिया अपने आप को तो आगे वाली लाइफ बोरिंग नहीं होगी, स्ट्रगलिंग होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा यार तुम लोगों को, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे साथ में पता है क्या है, जो IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फैक्ट है ये, मैक्सिमम लोग इंटेलिजेंट नहीं है, ये तो एक्सेप्ट करते होगे ना, मतलब ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैक्सिमम लोग इंटेलिजेंट नहीं है, डिलीजेंट है, मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत करने के साथ में एक मौका क्या मिल रहा है, एक आसान सा एग्जाम जहां कंपटीशन है नहीं, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है तो आने वाले नहीं है, तो तुम्हारे लिए एकदम रास्ता साफ है। एक बार तुम यहाँ पे घुस गए तो तुम्हारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। ऐसा बहुत सालों से चलता हुआ चला आ रहा है, तो तुम्हारे, हाँ अभी भी हो रहा है, अभी हो रहा है, ज्यादा टाइम तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी हो रहा है। पिछले साल से भी कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ा है। नहीं, मैंने तो यार 2016 से वीडियो बनाई थी, तब से भी इतना नहीं बढ़ा। केवल मेरे वीडियो देखते हैं 1000 लोग, इससे ज्यादा थोड़ी देखते हैं। 1000 से तुम्हारा कंपटीशन भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ बढ़ेगा आगे जाकर के। ये है 4-5 साल में एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, लोगों को अब धीमे धीमे पता लगने लगा, तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो तुम्हारे पास अभी चॉइस है, हाँ बाकी कोचिंग भी है। अरे तो 4-5 हजार बढ़ जाएगा। देखो जब तक तुम्हारा कंपटीशन 5000, 10,000, 20,000, 50,000 बढ़ रहा है ना, तब तक कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि 50,000 में से 45,000 लोग अभी भी वही आ रहे हैं जिनको कुछ नहीं करना, तो क्या करना है, मर्चेंट नेवी। उनसे अगर आप पूछोगे वाई मर्चेंट नेवी उनका आंसर यही होता है, वाई मर्चेंट नेवी पानी से प्यार है। मेरे पास अभी आया था 2 साल पहले, एक लड़का आया था, वो मतलब एपिक केस था उसको। वो आया, उसके पापा किसान थे और कानपुर के पास ही कहीं गांव में रहता था वो। तो आया, तो अब जैसे मैं भी कानपुर का हूँ और वो भी कानपुर के पास कहीं था, तो मुझे थोड़ी सी दया आई उसके ऊपर कि भाई ये, मैंने पहले उससे पूछा कि तू ये बता, तू मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करनी है। तो कहता है कि सर हमको पानी से बहुत प्यार है। तो मैंने कहा कि कैसे पता चला ये, तो नहीं, उससे पहले तो उसने कुछ और बोला। कहता है मुझे टहलना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा टहलो, सड़कें नापो इतनी सारी है। तो कहता है कि नहीं, मुझे दूसरे देशों में जाकर के टहलना पसंद है। तो मैंने कहा बेटा मर्चेंट नेवी में तुम दूसरे देश तक पहुंच तो जाओगे, टहलने नहीं दिया जाएगा। तो उसने सोचा ये आंसर फिट नहीं बैठ रहा है। कहता मुझे पानी से बहुत प्यार है। तो मैंने कहा ठीक है, ये कैसे पता चला तुम्हें। कहता है क्योंकि सर मैं रोज नहाता हूं। तो मैंने भाई मैं भी रोज नहाता हूं। तो मुझे कह रहा है कि नहीं सर मैं पानी से नहाता हूं। तो हमने कहा भाई हम भी पानी से ही नहा रहे, गोमूत्र से तो हम भी नहीं नहा रहे।
कह रहा मैं नदी के पानी से नहाता हूं। तो मैंने कहा क्या नदी के बीच में जाता है क्या डूबने? कहता नहीं साइड में ही नहाता हूं। ये उसका रीजन था मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। और उसके पापा को मैंने पूछा कि भाई तू क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? तो कह रहा फसल अच्छी हो गई है, अब ये जहां कहेगा वहां लगानी पड़ेगी। तो मैंने उसको मना कर दिया। तो 2 दिन बाद मैं उसकी रील देख रहा हूं देहरादून में, वहां एडमिशन ले लिया उसने। तो मुझे ये रियलाइज हुआ यार कि यार शिट, मैं ही ले लेता ये वाले पैसे क्योंकि फेंकने तो है ही है। एनीवे, तो मैं बोल रहा हूं जब तक 50,000 तक बढ़ रहा है तब तक कंपटीशन नहीं है। जब आपका कंपटीशन लाखों में आ जाए तो कंपटीशन आपका स्टार्ट होगा एक्चुअल में, क्योंकि 1 लाख में से 90,000 बच्चे यही वाले होंगे कि उनको पानी से बहुत प्यार होगा और वो डेली नहाते होंगे, बाकी 10,000 कंपटीशन में होंगे। ये वही देखो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया है। x + 5 को 5 और y - 2 को 2 से इक्वेट करो। समझ में आ रहा है? खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यार ये क्वेश्चन करने में 10 सेकंड 15 सेकंड लग जाएंगे। बहुत ही आलसी हो तो 20-30 सेकंड लगा दोगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगने वाले। ये देखो प्रॉपर्टी कराई थी, प्रॉपर्टी नंबर 5 0 0 0 पाई आ जाएगा आंसर। क्लास में कराया, अभी 2 दिन पहले कराया। अब यहां लिखा हुआ है द पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल मैं दिखा देता हूं, थोड़ी ठीक से लिखी नहीं, वहां पे मैं लिख देता हूं। आप देखना पॉलिनोमियल लिखी है x³ + 2x + 3 हैज 1 नेगेटिव। अच्छा, वो पूछ रहा है कि इसके कितने रूट्स हैं, क्या है, कैसे है। देखो यहां पे तुम ध्यान से देखो, यहां पे कोई तुम्हें x का ऐसा नंबर दिख रहा है जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये 0 बन जाए। अगर मैं यहां पे x = -1 डाल दूं तो 0 बन जाएगा ये। तो सीधी सी बात है कि इसका एक रूट तो x + 1 हो गया ना। अब अगर आप इसको x + 1 से डिवाइड करोगे वही पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड से, तो यहां से क्या आ रहा होगा x² + x², तो हमें चाहिए होगा -x, तो -x हो गया और +3 ये आ गया। मतलब मुझे डायरेक्टली करना आता है, तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यह आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड, महाराष्ट्र बोर्ड में सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी बताते हैं, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो तुम डायरेक्टली पॉलिनोमियल डिवीजन भी कर सकते हो। ये आ गया। एक रूट तो तुम्हें रियल दिख रहा है, वो भी नेगेटिव है, 1 नेगेटिव रूट। और यहां पे देखो ये तो क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स आएंगे क्या? यहां पे डिस्क्रिमिनेंट देखो b² - 4ac, जो कि नेगेटिव आ रहा है, तो नो रियल रूट्स। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहां पे क्या है, 1 नेगेटिव एंड 2 इमेजिनरी रूट्स और इमेजिनरी जीरोस। ये ऑप्शन आ गया करेक्ट। अब देखना ये क्वेश्चन वैसे IMU-CT को आपको नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था? क्योंकि आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक, क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम जाकर के टाइप करना गूगल पे, मैंने नहीं टाइप किया, तुम टाइप करके देखना, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो 2-4 वेबसाइट आ रही होंगी शुरू में 5, उन्हीं में तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जेई के लिए ठीक है, जेई में क्यूबिक पूछ लेते हैं, वहां के लिए ठीक है, बट IMU में ये नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ये है ही नहीं सिलेबस में, बट ये पूछ लिया गया। लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, तुम देखोगे तो है आसान क्वेश्चन। ये फैक्टराइजेशन सभी को पता है। नाउ ये क्वेश्चन दूसरी बार आया, 22 में भी था और फिर ये 23 में भी है। 22 का पेपर तो वैसे ही मैंने डाल रखा है, वो एक बार गो थ्रू कर लेना सब लोग। यहां पे लिखा हुआ i² + i⁴ + i⁴ एंड सो ऑन i⁴2n। अब वो बोल रहा है कि वेयर n इज एन इवन नंबर, तो बोल रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपको ये पता है कि अगर n इवन नंबर हो गया तो ऑब्वियसली ये 4 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। तो देखो ये 2 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, ऐसे ही चल रहा है। ये वैल्यू है -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 -1 +1, लास्ट में तो +1 ही आने वाला है ना। अब आप देखो कैंसिलेशन कैसे होगा, ये -1 इससे पहले इससे कैंसिल हुआ, फिर ये इससे, फिर ये इससे, ऐसे करते करते ये +1 जो है इसके पहले वाले -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। लेकिन अगर यहां पे उसने n इवन नंबर है ऐसा नहीं दिया होता
तो हम नहीं बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर इवन दिया या ऑड दिया तब तो तुम आंसर बता सकते हो, अदरवाइज तुम बोलोगे कि इसका आंसर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन 22 में भी था। अब इस पे आते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x, ऐसा क्वेश्चन पहले कभी इन्होंने पूछा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही इन्होंने पूछा, हालांकि डिफिकल्ट भी नहीं है। मैंने आईटीएफ वाली क्लास में क्वेश्चन करवाया था। मैंने पहली बात तो तुम्हें ये बताई कि साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर के +1। अब अगर आप x की जगह पर fx भी लिख दोगे ना, तो fx भी कहां से लाई करना चाहिए, -1 से +1। अब इसने क्या लिखा हुआ है 2x, तो 2x भी कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से +1। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -½ से +½ खत्म। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आईटीएफ में मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो जब मैं ये बात बोल रहा होता हूं ना कि क्लास के अगर सारे क्वेश्चन देख करके चले जाओगे तो भी तुम आराम से 30-40 क्वेश्चन कर पाओगे। वो इसलिए ही बोलता हूं क्योंकि हम मुझे मतलब पहले से आइडिया हो गया कि लोग क्या क्या क्वेश्चन देते हैं, तो उस लेवल के सारे क्वेश्चन हम पहले ही करवा लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये दैट इज अगेन महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन। जय महाराष्ट्र, इससे महाराष्ट्र वालों का तो जय महाराष्ट्र हो जाएगा, बाकी लोगों का तो बर्बादी हो जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या होता है, वैसे देखा जाए तो ये यूनियन इंटरसेक्शन जैसा फॉर्मूला भी तुम लगा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही है। ये आएगा P एंड P और P एंड Q, तो P एंड P तो क्या हो जाएगा, ट्रू। और ये आएगा P एंड Q फॉल्स क्यों आएगा भाई, ये फॉल्स क्यों आएगा, P एंड Q तो P एंड Q ही रहेगा ना, ये P एंड P थोड़ी ना, ये P एंड Q आ गया ना। अब ट्रू किसी के भी साथ में हो तो वही स्टेटमेंट सेम आ जाता है, तो C आ जाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड Q। अभी जिसको भी लॉजिकल स्टेटमेंट्स नहीं पता है, मैं एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वहां पे देख लेना, ये सारे के सारे बिल्कुल सिंपल से रूल है जो आप सेट थ्योरी में पढ़ते हो, उसी तरीके के रूल्स है। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और देखो, अगेन यहां पे इन्होंने क्या कलाकारी करी है, क्वाड्रेटिक पढ़ाना चाह रहे थे ये, लेकिन दे दी है क्यूबिक, x³ - kx² + 9x। अब वो बोल रहा है कि इसके पास 3 रियल जीरोस है। 3 रियल जीरोस का मतलब 3 रियल रूट्स। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं तो अब यहां से देखो x तो कॉमन आ ही रहा है, इधर क्या आएगा x² - kx + 9। और अगर वो बोल रहा है कि 3 रियल रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास भी कैसे होने चाहिए, 2 रियल रूट्स होने चाहिए। और वो कब हो सकते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यहां से k² - 4 × 9, ये क्या आएगा, या आप ऐसा बोल सकते हो कि k² इज ग्रेटर देन 36, यानी कि मॉड k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यस और नो, है क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन, लेकिन उसने दिया क्यूबिक के फॉर्म में। एक x कॉमन निकालने के बाद पूरा का पूरा ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक ही बन रहा है। और नेचर ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, वो वाली चीज यूज करी जा रही है। 3 रियल रूट्स का मतलब क्या है, इसके पास 2 रियल रूट्स होने चाहिए। आराम से देखो, किसी को डाउट हो तो बोलो मुझे भी एक बार। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ठीक है, नाउ अब ये बोल रहा है अ सेट A कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। सेट A के पास है 6 एलिमेंट्स और सेट B के पास है 7 एलिमेंट्स। यहां पे लिखा हुआ है A1 A2 A3 से लेकर के A6, और यहां लिखा हुआ है B1 B2 B3 से लेकर के B7। और वो बोल रहा है कि 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग 0, क्योंकि 1 1 और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, यहां 6 तो यहां पे भी 6। अगर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया तो ऑन टू नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, इनटू। तो 1 1 तो बन सकती है, अगर 1 1 वो पूछ रहा होता तो हम मना लेते, वो एक अलग केस होता। लेकिन 1 1 एंड ऑन टू देखोगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये मैंने क्लास में वैसे फंक्शन में करके बताया था, ये सेम क्वेश्चन है सर। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं याद होगा तो एक बार फंक्शन का लेक्चर गो थ्रू कर लेना फटाफट जा करके, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
देन अभी देखो ये क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फंक्शन, मैं बार बार बोलता हूं पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत आसान होता है लेकिन डबल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये x इक्वल टू टी स्क्वायर और y इक्वल टू टी क्यूब। अब आप पहले क्या करोगे, यहां निकालोगे dx बाई डी टी और फिर dy बाई डी टी, तो इन दोनों को यूज करने के बाद dy बाई डी एक्स, तो ये 3t स्क्वायर अपॉन 2t आएगा, तो इट विल बी 3 बाई 2t। क्या गया dy बाई डी एक्स, लेकिन मुझे क्या चाहिए d2y ओवर dx2, तो मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे d बाई डी टी ऑफ dy बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ये मैंने करवाया था। और इसको करवाने के साथ साथ में मैंने ये भी बोला था कि एक और मैंने कलाकारी साथ में करके दिखाई थी, जिसको मैंने बोला था ये करना पाप है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं, वो ही करना पाप है, वो नहीं करना। ठीक है, अब यहां से आंसर क्या आएगा, इसका तो आ जाएगा 3/2 और dx बाई डी टी तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 2t, तो आंसर आएगा 3/4t। दैट इज द करेक्ट आंसर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, उसने वहां पे करके भी क्या आंसर ऐसा 3/, लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके कुछ ना कुछ आंसर बना ही देंगे, वो नहीं करना है, याद रखना। फिर से बोल रहा हूं, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके डिवाइड नहीं करना है, मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। और जब अभी डिफरेंशिएशन कराया था तब भी ये प्रोसेस कराया था और ये क्वेश्चन भी कराया था, याद रहेगा सबको। इसके बाद ये बोल रहा है कि द फीजिबल रीजन, फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी बिलोंग्स टू व्हाट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहीं पे ही आता है फीजिबल रीजन, और कहीं नहीं आता है। ठीक है, अब ये तो आ गया यार केमिस्ट्री।